हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज के इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने लिए हैं 4 क्वेश्चन, जो आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्रम से चारों क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों तथा उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में रहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि पंचायती राज की स्थापना करें। फिर स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचायती राज को व्यवहारिक और सत्ता का सही अर्थों में विकेंद्रीकरण के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक को मूर्त रूप प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनता को शासन में भागीदार बनाना है। भारत में लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण जनता का शासन से कितना प्रत्यक्ष संपर्क हो पाता है। पंचायती व्यवस्था से लोकतंत्र का आधार व्यापक होता है और गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने का मौका मिलेगा। तो गांव के लोगों को आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा। समाज के कमजोर एवं दलित वर्ग शासन से सीधे जुड़ेंगे। इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत को खुद धन जुटाने का मौका मिलेगा, जिससे गांव का विकास करने में आसानी होगी। इस धन से सड़क, स्कूल, तालाब, पुस्तकालय आदि की स्थापना की जा सकेगी। ग्राम पंचायत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पीने के स्वच्छ जल तथा विद्युत की व्यवस्था खुद कर सकेगी। इसके लिए उसे केंद्र तथा राज्य सरकार की वित्तीय मदद पर निर्भर नहीं रहना होगा। पंचायती राज की नई व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद आई और इसकी अनेक विशेषताएं हैं। सभी राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी। केवल 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में द्विस्तरीय व्यवस्था लागू होगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार होगा। साथ ही सभी स्तरों पर 1/3 भाग या 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायतों का विघटन होने के 6 महीने के भीतर उनका अनिवार्य रूप से चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर होगी। राज्य विधानमंडल पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, वसूलने तथा स्थानीय कार्य में व्यय का अधिकार दे सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष पर एक वित्तीय आयोग की स्थापना की जाएगी और पंचायतों को 29 विषय पर अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान 22 जुलाई 1946 को स्वीकृत हुआ था और इसकी स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका कर्तव्य विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य की उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। इस कर्तव्य की परिपूर्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर निर्धारित करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन में समन्वय व सहयोग करना, समय समय पर विश्व के सभी क्षेत्र या देश में महामारी फैलने पर बचाव एवं महामारी उन्मूलन में हर प्रकार की मदद करना, विश्व के पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परिस्थितियों को तथा आहार, पोषण, निवास गृह एवं सफाई के लिए निर्देश जारी करना एवं सहयोग करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, बीमारियों के निदान संबंधी कार्यों का मानकीकरण करना,
खाद्य पदार्थों, दवाइयाँ, अन्य ऐसी वस्तुओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक निश्चित करना। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए सरकारों से सहयोग करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसकी 6 क्षेत्रीय कार्यालय में से एक है वह नई दिल्ली भारत में है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को इस संगठन द्वारा दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 11 अप्रैल 1919 को वर्साय की संधि के अंतर्गत हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तब इसे 1946 में एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1969 में इसकी गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ पर इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में भी कार्य करती रही थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कर्तव्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार का प्रयास करना, श्रमिकों के जीवन स्तर का उन्नयन बनाने का प्रयास करना, श्रमिक एवं मालिक के बीच समन्वय का प्रयास करना, सामाजिक एवं आर्थिक शांति बनाए रखने की कोशिश करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंधी मसौदे या संधियां तैयार करना। उपयुक्त कर्तव्य की परिपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन निम्नलिखित या अग्रलिखित कार्य करता है। कामकाज और रहन सहन की स्थितियां सुधारने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करना, उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखना, श्रम तकनीकी सहयोग का व्यापक कार्यक्रम चलाना, सभी के लिए उत्तम कार्य के अवसरों को बढ़ाना एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित करना, श्रमिक कानून एवं अधिकार की व्याख्या करना, सरकार, श्रमिक एवं मालिक के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय कार्यालय है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, प्रत्येक देश के संविधान का एक निर्देशक दर्शन होता है जिसका विवरण संबंधित संविधान की प्रस्तावना में प्राप्त होता है। तो प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन है और यह संविधान की प्रकृति को परिलक्षित करते हैं और इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर प्रस्तावना की प्रकृति स्पष्ट की गई है। हम भारत के लोग, तो यह शब्द यह प्रदर्शित करता है कि भारत में संविधान का स्रोत जनता है। यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि किसी भी प्रांत में रहने वाला नागरिक केवल भारतीय नागरिक है, ना कि प्रांत का भी, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत को संपूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न बनाया गया है जिस पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं है और यह अपने फैसले स्वयं करता है, ना कि बाहरी शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। समाजवादी, यह शब्द का आशय है कि संपत्ति, प्रतिष्ठा तथा किसी अन्य आधार पर विषमता का अंत किया जाए तथा देश के संसाधनों पर इसके नागरिकों का अधिकार समान रूप से हो। पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य कि भारत में किसी भी धर्म अथवा पंथ का संरक्षण नहीं किया गया है। राज्य का अपना कोई भी धर्म अथवा पंथ का संरक्षण नहीं किया गया है। राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान माना गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो लोकतंत्र का अर्थ है वैसा देश जहां जनता का शासन हो तथा गणराज्य से तात्पर्य देश उस देश का राज प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। न्याय, प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता, इससे तात्पर्य है कि भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन मामलों में नागरिकों पर कोई प्रतिबंध बाध्यकारी नहीं है। समानता, समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता।
यही कारण है कि प्रस्तावना स्पष्ट कहा गया है कि भारत के नागरिकों को अवसर समानता प्रदान की गई है। बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी तक सार्थक होते हैं जब भाईचारे एवं बंधुत्व की भावना बनी रहे। इसलिए सभी विविधताओं को परे रखकर बंधुता की भावना बनाए रखने की उम्मीद की गई है। भारत की एकता और अखंडता, तो किसी भी देश तथा देशवासियों की सुरक्षा तभी बनी रह सकती है जब एकता एवं अखंडता को मजबूती से स्थापित किया जाए। यही कारण है कि देश की एकता एवं अखंडता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करता है। यह संविधान का सारांश प्रस्तुत करता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि संविधान की व्याख्या करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे नज़रअंदाज कर संविधान की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसकी कुछ ऐसी आधारभूत विशेषताएं हैं जिसे अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रस्तावना में सारे आदर्श निहित हैं जो लोकतंत्र को स्थायी रखते हुए अपेक्षित है कि तथा अपरिहार्य भी। ये आदर्श लोकतंत्र के समस्त पहलुओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु गठित संस्थाएं संगठनों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उच्चतम स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार तथा कदाचार से दूर रखा जाए। तो इस दृष्टि में मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर 2 संस्थाएं तथा प्रत्येक जिले के स्तर पर एक संस्था की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर गठित संस्थाएं हैं लोकायुक्त तथा राज्य सतर्कता आयोग। प्रत्येक जिले के स्तर पर गठित संस्था है जिला सतर्कता समिति। लोकायुक्त और लोकायुक्त संगठन, तो लोकायुक्त विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 ईसा में पारित किया गया तथा इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उक्त विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ और इस अधिनियम द्वारा लोकायुक्त संगठन की व्यवस्था की गई है। लोकायुक्त इस संगठन का एक प्रमुख लोकायुक्त होता है और इस पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे। मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य सचिव एवं सचिव के खिलाफ जांच लोकायुक्त द्वारा की जा सकती है। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री PV दीक्षित थे। लोकायुक्त संगठन में लोकायुक्त पद के साथ एक उप लोकायुक्त और एक सचिव के पद की व्यवस्था की गई है। विशेष पुलिस स्थापना इस संगठन का एक महत्वपूर्ण तथा सबसे कारगर अंश है। लोकायुक्त संगठन की विशेष बात यह है कि यह कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र संस्था है तथा इस संस्था द्वारा मुख्यमंत्री सहित राज्य के सभी उच्चतम पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का कार्य किया जा सकता है। राज्य सतर्कता आयोग, यह संस्था लोकायुक्त संगठन की स्थापना के पूर्व से चली आ रही है। मार्च 1964 में विधिवत रूप से राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडलों तथा जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया था। राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना मात्र कार्यपालिका आदेश द्वारा की गई, अतः यह देखा गया कि आयोग कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकता। यह आयोग अपने कार्य में इस कारण भी कम प्रभावी हो गया कि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन राज्य सरकारों को ही प्रस्तुत किए जाते थे तथा आगे की कार्यवाही राज्य सरकार के विवेक पर ही निर्भर करती। जिला सतर्कता समितियां, तो जिला सतर्कता समितियां राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं
उप लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर जिला स्तर पर जिला सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। इन समितियों की स्थापना विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है तथा समितियों की स्थापना से अब कुछ श्रेणी के एक लोक सेवकों की जांच का कार्य स्वतंत्र एजेंसी से भी कराया जा सकेगा। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला सतर्कता समिति में 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा। समिति के अन्य 2 सदस्यों के लिए ऐसी कोई योग्यताएं आवश्यक नहीं है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा लोकायुक्त की सिफारिश पर की जाएंगी और इस प्रकार भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना की गई। लेकिन ये संस्थाएं अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस सीमा तक कर पाई हैं, यह विचार और विवाद का विषय है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।